हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इथेन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है नहीं करता, या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसके कन्फर्मर कौन कौन से बनेंगे, क्या उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, इन सब की स्टडी आज के लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक मॉडल बताता हूँ। येलो बॉल है, ये इंडिकेट करती है कार्बन को, रेड बॉल इंडिकेट करती है हाइड्रोजन को। यानी इसका मतलब इसमें 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, इथेन के मॉलिक्यूल को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये मॉडल गिवन है, इसमें ये रेड बॉल है, ये हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन दोनों पास पास में है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि अभी ये दोनों मिनिमम डिस्टेंस पर है, चलो इसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि इसमें पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कार्बन कार्बन से पास होने वाली एक्सिस के थ्रू इस टाइप से, ये एक्सिस है, ये वाला जो पेन है इंडिकेट कर रहा है एक्सिस, इस एक्सिस के थ्रू अगर मैं रोटेट करता हूं तो आपने देखा होगा कि 120 से रोटेट करते हैं तो स्ट्रक्चर रिपीट हो जाती है, फिर वापस से 120 से रोटेट करेंगे तो सेकेंड स्ट्रक्चर, और अगेन फिर अगर रोटेट करते हैं तो यहाँ पर 3 बार अपनी स्ट्रक्चर को रिपीट करता है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पेन है, ब्लैक पेन है, ये एक्सिस है, कार्बन से पास होने वाली एक्सिस, इसके थ्रू रोटेट करेंगे तो इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये 3 बार अपनी स्ट्रक्चर को रिपीट करता है। वापस से रिपीट करूंगा कैसे, यहाँ पर देखिए 120 से रोटेट किया तो वापस से रिपीट किया, फिर रोटेट किया तो 120 से रोटेट करने पर स्ट्रक्चर रिपीट की, फर्दर रोटेट करने पर अपनी स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? कार्बन कार्बन बॉन्ड से पास होने वाला जो एक्सिस और इस बॉन्ड के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, इसके थ्रू अगर हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप इस टाइप से इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। यानी 180 से रोटेट करने पर ये अपने स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहा है। देखिए आप इस टाइप से, इसका मतलब इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। 180 से एक बार फर्दर अगर इसको रोटेट कर दिया जाए तो अगेन ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स अपनी स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहा है, यानी 360 से रोटेट करने पर अपनी स्ट्रक्चर को 2 बार रिपीट करेगा। नो डाउट यहाँ पर अगर इसको घुमा दिया जाए, जैसे इसका कन्फर्मर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, अगर ऐसे भी लेते हैं तो क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? इस कन्फर्मर को हम कर सकते हैं स्टैगर्ड फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों एटम है मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं कि प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। कार्बन कार्बन बॉन्ड से पास होने वाला एक्सिस, और इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये है बॉन्ड के परपेंडिकुलर, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड के परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू अगर रोटेट करते हो इस टाइप से तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। इस टाइप से C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होगी, ऐसा हम कर सकते हैं। यानी अपने स्ट्रक्चर को 2 बार रिपीट कर रहा है ये। ओके बच्चों, एक बार तो देखो ये ऐसे, फर्दर अगर और देखते हैं तो ये अपने स्ट्रक्चर को रिपीट करके ऐसे हो जाता है, यानी 2 बार स्ट्रक्चर रिपीट की इसने। यानी किसी भी फॉर्म में आप देखते हो तो इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट होगी सही, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी कब? जब ये जो है आपस में इस फॉर्म में रहते हैं, मतलब सारे के सारे एटम एक दूसरे के नियरेस्ट पोजिशन में होंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोजेस्ट पोजिशन पे होंगे, तब इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। चले बच्चों, क्या मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री से तो ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक नहीं कर सकते, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री से चेक किया जा सकता है। यहाँ पर जो ये फॉर्म गिवन है इथेन की, इसी फॉर्म में हम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। जो हाइड्रोजन एटम है अपने नियरेस्ट पोजीशन पर है, अगर हम देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी। सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है ये तो चेक कर लें, या होती क्या देखते हैं। ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो कि किसी मॉलिक्यूल से पास हो रहा हो, और ये मॉलिक्यूल को 2 आइडेंटिकल पार्ट जो कि आपस में ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशनशिप शो करते हैं उसमें डिवाइड कर रहा हो, इस प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? या मैं कह सकता हूँ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कैसे? कार्बन कार्बन बॉन्ड के, कार्बन कार्बन बॉन्ड के परपेंडिकुलर ये एक्सिस अगर प्रेजेंट होता है, या मैं कह सकता हूँ ये प्लेन प्रेजेंट होता है इस टाइप से, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी बॉन्ड को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको बाइसेक्ट किया, लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के मिरर इमेज हो जाएगी।
इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। क्या और भी हो सकती है? यस, देखते हैं। हमने अब लिया बॉन्ड, क्या लिया बच्चों? बॉन्ड। बॉन्ड की बात करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन से पास होने वाला प्लेन, इस प्लेन के थ्रू अगर कट करेंगे तो जिस एटम से ये प्लेन पास होगा वो इन एटम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे 2 हाइड्रोजन से पास हो रहा है, इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे ये हाइड्रोजन। लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट की मिरर इमेज होगी। कार्बन भी लेफ्ट एंड राइट में आधा आधे में डिवाइड हो जाएंगे। एंड अगेन ये लेफ्ट वाला हाइड्रोजन राइट वाले की मिरर इमेज होगी, लेफ्ट वाला राइट वाले की मिरर इमेज होगी। यानी 2 हाइड्रोजन एंड 2 कार्बन से पास होने वाला प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होगी। क्या और भी हो सकती है? यस, मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां पर अभी ऊपर वाले हाइड्रोजन हमने लिया, अब नीचे वाले यानी लेफ्ट साइड में नीचे वाले हाइड्रोजन से पास होने वाला प्लेन भी ले सकते हैं, इसमें ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और ऐसा भी कर सकते हैं, राइट साइड के जो हाइड्रोजन है इनसे पास होने वाला प्लेन भी इंडिकेट करेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप देख सकते हैं इस प्लेन के थ्रू अगर ऐसे कट कर देता हूं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। कैसे? इस टाइप से। ओके, तो यानी कार्बन तो हाफ हाफ कट ही जाएगा ऊपर और नीचे वाले पार्ट में, और ये हाइड्रोजन में हाफ हाफ कट जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले हाइड्रोजन नीचे वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज होंगे। यानी इसकी मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन होगा, इस वाले की मिरर इमेज यह हाइड्रोजन होगा, और दोनों हाइड्रोजन हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से इसमें 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। कितनी? 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री। चले बच्चों, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या इथेन मॉलिक्यूल में हो सकती है? चलो देख लेते हैं, देखने में क्या जाता। जो आपको ये फॉर्म गिवन है, अगर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना होगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है पहले ये तो देखें। किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटर जिससे ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर जाने पर सेम ग्रुप अगर मिलते हैं तो उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके बच्चों, इसका मतलब यहां पर इन दोनों यानी इस मॉलिक्यूल का मिड होगा, ये बॉन्ड होगा। अगर इस बॉन्ड से मैं ऊपर की तरफ गया लेफ्ट में तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन इस बॉन्ड से नीचे की तरफ गया तो कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस वाली फॉर्म में नहीं है। क्या इसको रोटेट कर सकता हूं? यस, रोटेट कर सकता हूं। अब कीजिए, देखो। यस, इस वाले बॉन्ड से इस वाले बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है कौन सा? कार्बन कार्बन को ज्वाइन करने वाला बॉन्ड है। इसके मिड से ऊपर की तरफ गया तो हाइड्रोजन मिलेगा, नीचे की तरफ गया तो हाइड्रोजन मिलेगा। अगेन यहां पर देखते हैं, इस वाले बॉन्ड से राइट में ऊपर की तरफ गया तो हाइड्रोजन, इस वाले बॉन्ड से लेफ्ट में नीचे की तरफ गया तो हाइड्रोजन, इस वाले बॉन्ड से लेफ्ट में अंदर की तरफ गया तो अब हाइड्रोजन, और इस वाले बॉन्ड से लेफ्ट में ऊपर की तरफ बाहर की तरफ गया तो हाइड्रोजन मिलेगा। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। मैं वापस से बताता हूँ, ये सेंटर है, इससे ऊपर की तरफ जा रहा हूँ हाइड्रोजन मिलेगा, नीचे की तरफ गया हाइड्रोजन, इस वाले सेंटर से राइट में ऊपर की तरफ गया बाहर की तरफ तो हाइड्रोजन, और लेफ्ट में नीचे की तरफ गया मैं, लेफ्ट में नीचे की तरफ अंदर की तरफ तो हाइड्रोजन मिलेगा, ये हाइड्रोजन। अगेन यहाँ पर इस बॉन्ड से राइट में ऊपर की तरफ अंदर की तरफ गया तो हाइड्रोजन, लेफ्ट में नीचे की तरफ बाहर की तरफ गया तो हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, इसका मतलब इथेन मॉलिक्यूल कभी ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना तो इसकी एक्लिप्स फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली एक्टिविटी है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके अंदर भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये जो स्टेगर्ड फॉर्म है इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। कौन सी फॉर्म में? या तो एक्लिप्स में है या स्टेगर्ड फॉर्म में है। ओके बच्चों, हाँ, किसी पर्टिकुलर एंगल से यानी थीटा इज इक्वल टू लेस देन 60 अगर हम लेंगे तो क्या इसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिविटी हो सकती है क्या? हाँ, फिर ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा, और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर इसमें ऑप्टिकली एक्टिविटी हो सकती है, जैसे स्क्यू फॉर्म हम कहते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल नहीं है, ऑप्टिकल रोटेशन इसका 0 है। तो चलो बच्चों, ये तो था, हमने देखा अभी के टॉपिक में AOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली एक्टिविटी। नाउ कन्फर्मर हम देखते हैं इसके। जैसे ही इथेन मॉलिक्यूल है, इसमें हमने देखा कि ये जो कार्बन है, कार्बन कार्बन से ज्वाइन करने वाला बॉन्ड है, इसके थ्रू रोटेट करने पर डिफरेंट एनर्जी स्टेट मिलते हैं। देखिए डिफरेंट एनर्जी स्टेट क्यों बोला मैंने?
क्योंकि यहाँ पर ग्रुप के बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाती है, और जैसे ग्रुप के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, इसलिए डिफरेंट एनर्जी स्टेट होंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक्लिप्स्ड फॉर्म होगा ये हाईली एनर्जेटिक होता है, स्टैगर्ड जो फॉर्म होता है वो लेस एनर्जेटिक होता है। तो अभी वापस से मैं बात करूँगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एक दूसरे के पास में, आपने देखा कि जैसे ही ये पास में है इनके बीच में क्राउडिंग होगी, क्राउडिंग की वजह से इनमें रिपल्सन होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक स्ट्रेन डेवलप हो जाएगी जिसे हम कहते हैं वैन डर वाल स्ट्रेन। जैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस से पास में आएंगे तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे के पास में आएंगे, और जैसे पास में आएंगे वैसे ही इनके बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आएंगे नहीं, लाए जाएंगे, और जब ये लाए जाएंगे तो इसका मतलब इनके बीच में टॉर्सनल स्ट्रेन हो जाएगी। जैसे स्प्रिंग होती है, आप नॉर्मल स्प्रिंग को ट्विस्ट करते हो तो डेफिनेटली आप ट्विस्ट करते समय उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हो, वो अपने आप नहीं होती है, और जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ते हो वैसे ही वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, अपने आप आ जाती है, यानी अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी हमने देखा कि ये जब मैक्सिमम डिस्टेंस से पास में आएगा तो दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन कौन से, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपस में पास में आएंगे, और पास में आने की वजह से इनके बीच में टॉर्सनल स्ट्रेन डेवलप हो जाती है। तो इसका मतलब जब ये मिनिमम डिस्टेंस पे होगा तो टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगी और वैन डर वाल स्ट्रेन ज़्यादा होगी। इन दोनों की वजह से मॉलिक्यूल में एनर्जी डेवलप हो जाती है, उसे हम कहेंगे टॉर्सनल एनर्जी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जनरली अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वी शेप बन रहा है। वी शेप, दोनों रेड बॉल को देखोगे तो येलो बॉल से कनेक्ट होते हुए वी शेप बन रहा है। किस टाइप से, ऐसे वी बन रहा है। दिस इज कॉल्ड एज डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, डाईहेड्रल एंगल कहते हैं। और इसका मतलब यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल अभी इस समय इस सिचुएशन में जो डाईहेड्रल एंगल होगा बच्चों वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा बच्चों, मिनिमम। आप कह सकते हो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और जब ये मिनिमम होगा तो इस समय टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगी, वैन डर वाल स्ट्रेन मैक्सिमम होगी, टॉर्सनल एनर्जी मैक्सिमम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। इसे ही हम कहते हैं कौन सी फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म, हाईली एनर्जेटिक फॉर्म। ये वाली जो फॉर्म मैंने शो की हुई है, थीटा इज इक्वल टू 60 पर रोटेट करेंगे तो अदर फॉर्म मिलेगी, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 0 पर हमें कौन सी फॉर्म मिलती है, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म मिलती है। अगर मान लीजिए इसको रोटेट किया तो यहाँ पर दोनों एटम के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। पहला तो डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब वैन डर वाल स्ट्रेन मिनिमम होगी। यहाँ पर बॉन्ड के बीच में भी डिस्टेंस बढ़ गई, इसका मतलब दोनों बॉन्ड एक दूसरे को मिनिमम रिपल्सन शो करेंगे, और जब मिनिमम रिपल्सन शो करेंगे इसका मतलब टॉर्सनल स्ट्रेन भी मिनिमम होगी। तो वैन डर वाल स्ट्रेन भी मिनिमम है, टॉर्सनल स्ट्रेन भी मिनिमम है, इसका मतलब इसमें टॉर्सनल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी मिनिमम होगी, 60 के एंगल पर हमें मिलती है। वापस से रोटेट किया तो आपने देखा कि एटम्स फिर पास में आ गए, 120 के एंगल पर हमें वापस से एक्लिप्स फॉर्म मिलती है, फिर 180 के एंगल पर हमें मिलेगा स्टैगर्ड, फिर 240 के एंगल पर वापस से एक्लिप्स, 300 के एंगल पर स्टैगर्ड, और 360 के एंगल पर वापस से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हमें एक्लिप्स फॉर्म मिल जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम से मिनिमम एनर्जी में यहाँ पर हमने कन्वर्जन शो किया, मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाला एक्लिप्स फॉर्म एंड मिनिमम एनर्जी वाला स्टैगर्ड फॉर्म आज हमने देखा। चलो बच्चों, ये तो आपका हो गया। एक टर्म होती है स्क्यू फॉर्म होती है, नो डाउट स्क्यू फॉर्म होती है, ये स्टैगर्ड फॉर्म को ही हम स्क्यू फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी स्क्यू में भी वो स्टैगर्ड फॉर्म होगी। कौन सी होगी, स्टैगर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 60 के एंगल पर यही मिलता है। अगर 50 का एंगल होगा तो उसे स्क्यू फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। 60 के एंगल, डाईहेड्रल एंगल अगर 60 का होगा तो मिनिमम डिस्टेंस होगी, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, मिनिमम रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसी फॉर्म को स्टैगर्ड हम कह देते हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर हम बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी वाला होगा वो होगा एक्लिप्स्ड फॉर्म, मिनिमम एनर्जी वाला होगा ये होगा स्टैगर्ड फॉर्म। ओके बच्चों, यहाँ पर ईच 60 के बाद में एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कंटिन्यूसली आते जाते हैं।
स्टेबिलिटी किसी ज़्यादा होगी, स्टैगर्ड की ज़्यादा होगी एक्लिप्स्ड से। नाउ आपने देखा होगा 60 के एंगल पर हमें स्टैगर्ड फॉर्म मिलता है और 120 के एंगल पर वापस से एक्लिप्स्ड, फिर 180 के एंगल पर स्टैगर्ड, फिर 240 के एंगल पर आपका एक्लिप्स्ड, 300 के एंगल पर स्टैगर्ड और 360 के एंगल पर एक्लिप्स्ड। नो डाउट इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है 12.5 किलो जूल होता है, जो कि रूम टेम्परेचर पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए ये फॉर्म है, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट होती जाती है और इसलिए इन दोनों फॉर्म को हम रूम टेम्परेचर पर सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नो डाउट -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो ऐसे में सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अभी रूम टेम्परेचर पर इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा, इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ये शो करता है एंड फाइनली कन्फर्मर की बात करेंगे तो यहाँ पर दो फॉर्म बनाता है, एक हाईली अनस्टेबल एक्लिप्स्ड, दूसरी स्टैगर्ड फॉर्म। तो गाइस यहाँ पर ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपकी कुछ प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू।